नमस्कार है आप सभी का आज स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में पाठ 13 है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इस भाग से पहले हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझा है। जीवन परिचय में कब कहाँ इनका जन्म हुआ था, माता पिता कौन थे, इनका योगदान क्या रहा, इनके लिखने की कलाएं कैसी थी या विधा क्या थी, वो हमने समझा है। अब और साथ में इनकी मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं कौन कौन सी थी उसके बारे में हमने जीवन परिचय के अंतर्गत जाना। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय चूँकि आपका पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, अर्थात इस पाठ के अंदर उन लोगों के बारे में, उन लोगों की मानसिकता के बारे में बताया गया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है। वो नहीं चाहते कि स्त्रियां पढ़े लिखें। तो ये इसमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है उन कुतर्कों का खंडन है वो किस प्रकार से किया है उसी को इस पाठ के अंदर दर्शाया गया है। तो पहले हम पाठ परिचय को समझते हैं। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद निबंध संग्रह से लिया गया है। देखिए ये जो निबंध संग्रह हो, इनका निबंध संग्रह महिला मोद है, उससे लिया गया है। 1 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। कि सरस्वती पत्रिका में जब इसको संपादित किया गया था या प्रकाशित किया गया था तो इसमें पढ़े लिखों का पांडित्य के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। 21वीं शताब्दी में स्त्रियां जो है शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार तथा वाणिज्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही। यानी कि ये 21वीं शताब्दी चल रही है और आज स्त्रियां पुरुषों के बराबर हर जगह, हर मैदान में उतरी हुई है। चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे निजी क्षेत्र हो या व्यापार वाणिज्य, तो हर जगह वो पुरुषों के साथ है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है समाज निर्माण में अपना योगदान दे रही है, अपने व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान दे रही है और समाज विकास में अपना योगदान है वो पुरुषों के बराबर ही दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कि लेखक ये कह रहे हैं कि जो आज वर्तमान में जो स्त्रियों की स्थिति है वो आसानी से नहीं हुई है, बल्कि इस स्थिति में स्त्रियों को पहुंचाने के लिए जो लोग स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, जो चाहते थे कि स्त्री जो है स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो, उन सुधारकों को उन समाज के पारंपरिक और रूढ़िवादी लोगों से बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। तो रूढ़िवादी जिनकी सोच है वो स्त्रियों के प्रति अच्छी नहीं थी, लड़कियों के प्रति अच्छी नहीं थी, या उनकी सोच में ये मानसिकता थी कि स्त्रियों को पढ़ लिख कर जो है क्या करना है, बल्कि वो तो घर का कार्य ही संभालेगी। तो ऐसी मानसिकता के लोगों से इन सुधारकों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और तब जाके आज वर्तमान में ये स्थितियाँ हुई है कि स्त्रियाँ आज पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। अकाट्य यानी वो तर्क जिन्हें काटे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इस निबंध के माध्यम से इस दकियानुसी सोच को हटाने की बात है वो की गई है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी और अप्रासंगिक परंपराओं को, यानी जो ऐसी रूढ़ियाँ और अप्रासंगिक जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय, यानी सिर्फ हम उनका पालन किए जा रहे हैं क्योंकि समाज में अब तक सबने पालन किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात की गई कि अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जो पीढ़ियों से चली आ रही बुराइयां उनका हम अंधानुकरण करें नहीं। हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने तर्क, बुद्धि और विवेक के आधार पे परंपराओं का निर्वाह है वो करना चाहिए। जो परंपराएं हमारे लिए उपयोगी है उन्हीं का निर्वहन करें, उन्हीं को स्वीकार करें, और जो अंधविश्वास की तरफ ले जाती है, जो दकियानुसी सोच की तरफ ले जाती है, जो रूढ़िवादिता की ओर ले जाती है, उन परंपराओं को हम सिरे से खारिज कर दें, उन परंपराओं को हम हटाएं। तब जाके जो है हम वर्तमान की जो स्त्रियां हैं जिस लेवल तक पहुंची हैं, जिस पद तक पहुंची है, वो स्थिति यहाँ है, हम उनमें सुधार कर पाएंगे। तो इसकी भाषा शैली है वो हिंदी के द्विवेदी युगीन
गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है कि लेखक ने काफ़ी सुंदर और सटीक शैली में अपनी बात है अपनी भाषा के माध्यम से कहने का जो है प्रयास है वो किया है। अब हम आते हैं पाठ के ऊपर। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क देते हैं, लेखक ने उन कुतर्कों का खंडन है अपने विवेक और बुद्धि के आधार पे किया है। बड़े शोक की बात है, शोक अर्थात दुख, गंभीरता जिसे कह सकते हैं, दुख की बात है। आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके मन में, जिनकी सोच में ये बैठा हुआ कि स्त्रियां पढ़ जाएगी, लिख जाएगी तो वो घर के अंदर क्लेश का वातावरण उत्पन्न करेगी, घर के सुख का नाश का कारण बनेगी। और लोग भी ऐसे ऐसे नहीं बल्कि जो है वो पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित लोग हैं, ऐसे जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई, यानी वो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि जिनकी सोच है वो दकियानुसी है, जिनके अंदर पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता एक सुधारवादी रवैया वाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनकी मानसिकता स्त्रियों के प्रति अच्छी नहीं है। उनकी मानसिकता में ये है कि स्त्री अगर पढ़ लिख जाती है तो वो पुरुषों की बराबरी करती है और वो घर के लिए तनाव का माहौल उत्पन्न करती है। तो ऐसे में ये जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, यानी ये ऐसे ऐसे पंडित हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो धर्म और संस्कृत की शिक्षा को जानते हैं, ग्रंथों को जानते हैं, प्रकांड पंडित हैं, लेकिन जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, यानी समाज के अंदर ये पंडित है, ये कुशिक्षितों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाने का काम करते हैं, अधार्मिकों को धर्म तत्व का ज्ञान समझाते हैं। तो उनकी दलीलें सुनिए कि ये वो लोग हैं जो समाज में उच्च स्थान पर है, जिनको शिक्षित समझा जाता है, लेकिन उनकी सोच क्या है? उनकी सोच में यही है कि उनकी सोच रूढ़िवादी है, उनकी सोच दकियानुसी है। वो नहीं चाहते कि स्त्रियां पढ़ लिख जाए और वो कैसे कैसे तर्क देते हैं उसके बारे में बात की गई है। वो कहते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें करवाई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि उस देश में स्त्रियों को पढ़ने की चाल न थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में इनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। ये कहते हैं, ये विद्वान जो प्रकांड पंडित है वो ये कहते हैं कि पुराने जो संस्कृत के कवि या नाटक है उसके अंदर स्त्रियों को है वो प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है, अपड़ों की भाषा बोलते हुए दिखाया गया। अर्थात स्त्रियां नाटकों में या जो संस्कृत के कवि है, जो कविताएं या काव्य रचे गए उसके अंदर स्त्रियां अगर अपड़ों की भाषा या प्राकृत बोलती है तो इसका मतलब है कि उस समय स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, यानी स्त्रियों की शिक्षा का कोई चलन नहीं था। और अगर होता तो इसका प्रमाण है वो हमें इतिहास में कहीं न कहीं मिलता और उनके लिए कोई न कोई नियमबद्ध प्रणाली अवश्य मिलती। ये कुतर्क है वो दे रहे हैं जो सुशिक्षित पंडित है। दूसरा जो कुतर्क है वो विद्वान देते हैं जो प्रकांड पंडित बने हुए हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनका ये मानना है स्त्रियों के प्रति देखिए कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, अनर्थ यानी खराबी होती है। शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी, तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे थे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम थी। अब ये विद्वान ये कहते हैं शकुंतला के ऊपर अपना जो है वार करते हुए, शकुंतला जो कि कालिदास का जो है संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और कालिदास द्वारा लिखी गई कृति है जो विद्वान माने जाते हैं कालिदास, और उनके लिए कहा जाता है कि जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को ये काटते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कालिदास के बारे में बात की जा रही है। कालिदास ने अपनी नाटक में उसमें लिखा है कि किस प्रकार से दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं और फिर किस प्रकार से उन दोनों के मध्य प्रेम पनपता है, और उस प्रेम के आधार पे राजा दुष्यंत है वो चोरी छुपे जो है गंधर्व विवाह कर लेते हैं और बाद में कुछ समय के लिए शकुंतला को छोड़कर निकल जाते हैं। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के दरबार में आती है और उनसे कुछ पूछती है तो जो है दुष्यंत उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण शकुंतला है वो रोष और आक्रोश से भर जाती हैं और फिर वो उनको भला बुरा कहती हैं भरे दरबार के अंदर। तो यहाँ पर जो विद्वान जो पंडित बने हुए हैं उनकी सोच में ये है कि अगर स्त्रियाँ पढ़ लिख जाती है तो वो अनर्थ करती हैं कि, और जो
कालिदास ने शकुंतला की भाषा में उसे जो बोलते हुए दिखाया गया वो गंवारों की भाषा में एक श्लोक लिखा गया है और वो ये कहते हैं कि इतनी कम शिक्षा ने भी इतना अनर्थ कर डाला, तो फिर ये सब पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। बल्कि अगर हम देखें तो ये पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं था, बल्कि जो शकुंतला ने जो भोगा था, एक तरह से राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, तो ये अनर्थ था। तो एक स्त्री, जो एक स्वाभिमानी स्त्री, उसे ये सब पसंद नहीं आया और उसने फिर क्रोध में भरे दरबार में दुष्यंत को कटु वाक्य बोले थे। तो इसके कारण शकुंतला ने बोला, लेकिन ये जो विद्वान पंडित बने हुए घूमते हैं या जो अपने आप को पंडित मानते हैं, धर्म तत्व समझाते हैं, तो इन लोगों का मानना ऐसा है कि ये पढ़ाई का दुष्परिणाम है। फिर तीसरा कुतर्क देते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अपढ़ों की भाषा यानी गंवारों की भाषा, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ये विद्वान ये कहते हैं कि उनको स्त्रियों को कुल मिला के पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्रियां अगर पढ़ती हैं, लिखती हैं, तो वो समाज में जो है अनाचार ही फैलाती है, समाज को बर्बाद ही करती है। तो ऐसे में स्त्रियों को तो गंवार की भाषा में भी पढ़ाना ही भी स्त्रियों को बर्बाद करने जैसा ही है। तो ये इनकी सोच है, इन विद्वानों की जो पंडित बने हुए हैं, और उनकी सोच ही असल में बर्बाद करने वाली है। तो वो स्त्रियों को शिक्षा के लिए जो है उचित, स्त्रियों को शिक्षा दिलाना उचित नहीं मानते हैं। लेखक कहते हैं आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। उपेक्षा यानी उनके मन में स्त्रियों के प्रति धारणा है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो है उनके मन में स्त्रियों के प्रति जो धारणा है वो सही नहीं है। वो नहीं चाहते कि स्त्रियां पढ़ लिख जाए और आगे बढ़ें। तथापि हम जो 2-4 बातें लिख देते हैं और फिर वहीं जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो किस प्रकार से खंडन करते हुए बोलते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, यानी उस समय की भाषा थी, जो स्थानीय भाषा है वो प्राकृत चलती थी, कि नाटकों में प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यानी कि ये स्थानीय भाषा थी और ऐसे में स्त्री को इस भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। यानी संस्कृत एक कठिन भाषा है, कोई भी आसानी से नहीं सीख सकता। तो उन्होंने अपनी जो स्थानीय भाषा में अपनी बात को कहा होगा। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी। अब वो आगे कह रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर रामचरित में जो है रामचरितमानस लिखा गया, उसमें पहले के भाग में बताया कि जो वेदांतवादिनी यानी अच्छे प्रकांड पंडितों की पत्नियां थी, वो भी भाषा बोलती थी। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारू संस्कृत थी, यानी वो जो है मिलावटी संस्कृत बोलती थी। तो क्या वो गंवारू संस्कृत मानी जा सकती है। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हों, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। उस समय सिर्फ संस्कृत बोली जाती थी। जब कालिदास और भवभूति जैसे जो है महान साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं लिखी थी तो या नाटक लिखे थे, तो उस दौरान वहाँ पे संस्कृत जो है भाषा चलती थी और उस समय का समुदाय संस्कृत बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें कि संस्कृत बोलता था। ऐसा नहीं है कि सारा समुदाय संस्कृत बोलता था, बल्कि उस समय में भी संस्कृत के अलावा भी स्थानीय भाषाएं, प्राकृत भाषाएं या अन्य भाषाएं हैं वो बोली जाती थी। और ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि उस समय स्त्रियां अगर अपनी भाषा या प्राकृत भाषा में कुछ भी बोलती है तो वो अपढ़ होने का प्रमाण है, तो ये उचित नहीं माना जा सकता। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। सबूत तो प्राकृत के चलन ही के ही मिलते हैं। पंडित जी कहते हैं या विद्वान ये लेखक कहते हैं कि उस समय में प्राकृत भाषा बोली जाती थी, चलन में थी, स्थानीय भाषा थी, अधिकतर समुदाय यही भाषा बोलता था। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्ध और जैन के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। अब ये अपना जो है खंडन करते हुए कहते हैं उन विद्वानों की जो पढ़े लिखे विद्वान है लेकिन स्त्री शिक्षा के विरोधी है।
तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि अगर ये भाषा प्राकृत भाषा अपड़ों की भाषा है या गंवारों की भाषा है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ऐसे में जैसे जैन है, जैन ग्रंथ है, और बौद्धों के जैसे त्रिपिटक वगैरह है, और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध ग्रंथ है, और वहीं जैनों का जो साहित्य है वो लिखा गया, वो भी ऐसे हजारों ग्रंथ हैं जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते थे? वो स्थानीय भाषा में ही उपदेश भी देते थे, यानी नॉर्मली, या कह सकते हैं ये उस समय की बोलचाल की भाषा थी। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी उस समय की जो भाषा थी, इसी के कारण वहाँ ये जो सारा कुछ लिखा गया है, धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं, आगम साहित्य जो कि हम कह सकते हैं जैन ग्रंथ है, तो ये सारा कुछ लिखा गया है, तो ये उस समय की भाषा के तहत ही लिखा गया है। अतः प्राकृत बोलना, लिखना अपढ़, अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी की प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। तो वो ये तर्क देते हुए कहते हैं कि प्राचीन ऐसे कई पंडित हैं जिन्होंने प्राकृत ग्रंथ लिखे हैं, अगर उनको अपढ़ और गंवार कहा जाए तो हिंदी में भी बहुत सारे जो है अखबार निकलते हैं, तो हम उनके संपादकों को क्या कहेंगे? हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत, सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी, यानी ये जो भाषाएं जो निकली है वो इसी भाषा से प्राकृत है, यानी अधिकतर बोले जाने वाली स्थानीय क्षेत्र के जो अनुसार बोली जाती है। तो प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे, यानी पढ़े लिखे हो सकते थे, शिक्षित हो सकते थे, सभ्य हो सकते थे। क्योंकि ये भाषा उस समय की स्थानीय या जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए उस समय की किताबें, पुस्तकें या जो कई नाटक वगैरह भी लिखे गए हैं, या जो है बौद्ध ग्रंथ है, या जैनों का आगम साहित्य है, वो सारा कुछ लिखा गया है तो उस समय की भाषा के अनुसार ही लिखा गया है। उन्हें हम असभ्य या अशिक्षित नहीं मान सकते हैं। जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं, फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? तो वहीं लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं, तर्क आधारित बात कहते हुए विवेकपूर्ण तरीके से कहते हैं कि जब आज हम बांग्ला भाषा को, हिंदी भाषा को, खड़ी बोली को या अन्य भाषाएं सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री, इन भाषाओं को हम अगर भाषा का दर्जा देते हैं, तो प्राकृत बोलना भी उस समय की चलन की भाषा ही थी, और अच्छे अच्छे सभ्य और शिक्षित लोग हैं प्राकृत बोलते थे। हर कोई संस्कृत जाने ये ज़रूरी तो नहीं, और जो सिर्फ संस्कृत जानते हैं उन्हीं को हम विद्वान कहें ये भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा भाषा समुदाय और जनसाधारण के ऊपर जो है उसके अनुसार चलती है, और ऐसे में जो ग्रंथ वगैरह हैं, काव्य साहित्य जो भी लिखा जाता है वो समय के अनुसार ही लिखा जाता है। तो ऐसे में अगर वो स्त्री शिक्षा विरोधी ये बात कहते हैं, या स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उस समय प्राकृत बोलना अपढ़ों की या गंवारों की भाषा थी, या जो संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो उनके ये सारे कुतर्क है वो उचित प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसी बात का जो है, इन्हीं तर्कों को जो काटने का प्रयास है वो पंडित जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस पाठ के माध्यम से किया है। धन्यवाद।